लास्ट क्लास हम लोग इको के ऊपर ये क्वेश्चन छोड़ के गए थे और आप लोग ट्राई किए होंगे। सारे अच्छे बच्चे ट्राई करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आंसर आने से अच्छे बच्चे होते हैं, ट्राई करने वाले अच्छे होते हैं। रिमेंबर, मेहनत करके कोई क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा तभी तुम सक्सेसफुल हो, ऐसे मत सोचना। किसी क्वेश्चन के ऊपर लगे रहना, सोचना ही आपकी सक्सेस की सबसे बड़ा हिस्सा है। आंसर मिल गया तो वो बोनस है, नहीं मिला, गलत आंसर आया, लंबे समय ट्राई किए, स्टिल ऑल्सो यू आर लर्निंग, यू रिमेंबर। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ था कि एक कार है जो कोई ड्राइवर चला रहा है, मैड ड्राइवर। वो मैड ड्राइवर कार को लेके जा रहा है टूवर्ड्स ए वॉल, और जब वो वॉल को सामने देखा तो हॉर्न बजाया। कार वॉज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। When the car was at a distance d from the wall, it blows the horn. d का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए कि the driver can hear the echo? नहीं? अब थोड़ा साउंड के बारे में सोचो। साउंड यहां से जाएगा ऐसे और लोड के ड्राइवर के पास आएगा। जब तक ड्राइवर के पास आएगा, ड्राइवर भी कुछ यहाँ पे आ गया होगा, नहीं? The driver must have returned to दिस न्यू प्लेस। ड्राइवर यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है। अब ड्राइवर इतना दूर आ गया होगा, कितनी समय के बाद? चलो सोचते हैं, हम मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। वो अपनी साउंड का इको तब सुन पाएगा जब साउंड को जाके आने के लिए कम से कम 0.1 सेकेंड लगेगा। दैट इज व्हाट इज द परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन ईयर। 0.1 सेकेंड लगेगा, मतलब साउंड को यहां से जाके यहां तक आने के लिए 0.1 सेकेंड लगा। ज्यादा लगने से भी ये सुन सकता था इको, लेकिन हमें मिनिमम डी की बात करना है तो 0.1 सेकेंड लगेगा। तो साउंड को ऐसे जाके यहां तक आने के लिए 0.1 सेकेंड लगा। उतनी समय में कार कितना दूर गया होगा? 50 इंटू 0.1, क्योंकि कार जा रहा था 50 मीटर पर सेकेंड में। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 5 मीटर। तो अगर हम कहेंगे दिस इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द साउंड, ऐसे गया ऐसे आया, दिस इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार, आप क्लियरली देख सकते हो कि इन 0.1 सेकेंड डिस्टेंस मूव्ड बाय साउंड, साउंड कितना दूर जाएगा? दिया है साउंड का स्पीड, दिया है समथिंग लाइक 300 मीटर पर सेकेंड। 300 दिया है तो कितना दूर जाएगा? इट इज 300 इंटू 0.1। डिस्टेंस मूव्ड बाय कार, कार कितना दूर गया होगा 0.1 सेकेंड में? कार गया होगा, इट इज 50 इंटू 0.1। अब द डिस्टेंस मूव्ड बाय साउंड प्लस डिस्टेंस मूव्ड बाय कार, यहां से यहां तक का डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, दोनों जोड़ो तो क्या मिलेगा? 2d, है कि नहीं? दोनों को जोड़ो तो मिलेगा 2d। इसका मतलब 30 प्लस 5, 2d इज इक्वल टू 35 एंड d इज 17.5 मीटर एंड आंसर इज करेक्ट। कौन दिया था आंसर? रबी की रश्मि। कौन बोला था? किसकी आवाज में? पकड़ नहीं पाया, किसका था? आदित्य। आदित्य का आंसर था वो। आदित्य, वेरी गुड। देखा कितना बढ़िया है। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। लगे रहो बेटा। अच्छे लोगों के लिए लोग कहते हैं कि बहुत मेहनत करना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन अभी कहावत बदल गया है, क्योंकि कोई पढ़ाई नहीं करता है, बस आपको अच्छे ही रहना है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट्स आ जाएंगे। क्योंकि कंपटीशन में आपके साथ लोग नहीं है, कोई भाग नहीं रहा, अकेला भागोगे तो फास्ट होना ही होना है, ठीक है। चलिए आज की पढ़ाई हम लोग आगे बढ़ाते हैं। टुडे वी शैल सी वन वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल that is called superposition of waves. अगर किसी एक मीडियम में दो वेव एक दूसरे को मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? हो सकता है कि एक दूसरे की तरफ आते हुए मिल रहे हैं, या सेम डायरेक्शन में जाते हुए मिल रहे हैं, या फिर अलग अलग डायरेक्शन में आके मिल रहे हैं। जब मिल रहे हैं उनका फ्रीक्वेंसी सेम है या फिर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, उनका फेज सेम है या फिर फेज डिफरेंट है। तो बहुत सारी किस्म की चीजें हो सकते हैं और ये सारा किस्म की चीजों को लेके अलग अलग फेनोमेनन्स
आता है सामने। क्या बोले हम, दो वेव का मिलना सुपरपोजिशन है। हो सकता है कि एक वेव इधर से आ रहा है, एक वेव इधर से आ रहा है, हो सकता है कि दोनों वेव एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हो सकता है कि दोनों वेव परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जो दो वेव मिल रहे हैं हो सकता है कि वो सेम फ्रीक्वेंसी के हैं या फिर अलग फ्रीक्वेंसी के हैं, सेम फेज में है या फिर अलग फेज में है। तो ऐसे करके कितने सारे कंडीशंस बन सकते हैं। तो ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव से बहुत सारी चीजें निकल के आता है। एक आता है बीट्स, एक आता है स्टैंडिंग वेव, एक आता है इंटरफेरेंस, ऐसे करके ढेर सारी चीजें आते हैं। इनमें से हमें पढ़ना है बीट्स और स्टैंडिंग वेव्स, ये दोनों को पढ़ना है। ठीक है, इंटरफेरेंस भी पढ़ना चाहिए, लेकिन स्कूल में क्लास 11 में दिया नहीं है, तो आपको इंटरेस्ट लगेगा तो बियॉन्ड योर क्लास टाइम अगर रुकोगे तो भी थोड़ा सा मैं बता दूंगा कि कैसे होता है, क्या होता है। तो व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव, दो वेव का मिलना। जब दो वेव मिलेंगे तो एक रिजल्टेंट वेव बनेगा। हाउ यू फाइंड द रिजल्टेंट वेव, पहले स्टेटमेंट को लिख देते हैं, फिर समझाने की कोशिश करूंगा। If two waves y1 is equal to a function of x and t and y2 is equal to another function of x and t meet at a point the resultant wave is given by y, the resultant wave, sum of y1 and y2। y1 और y2 मिले, रिजल्टेंट वेव बना y1 प्लस y2। सुनने के लिए कितना आसान लगता है, y1 और y2 दो वेव में मिले तो रिजल्टेंट वेव बन गया y1 प्लस y2, लेकिन उतना आसान है नहीं जितना आपको दिख रहा है अभी। क्या है कि जो y1 y2 क्या थे, y was the displacement of the particle and which was changing with displacement of wave and time। displacement of a particle is I1, दूसरा वेव के लिए displacement of the particle is y2। ध्यान रहे कि displacement is a vector quantity, this is vector sum and that is giving you a resultant displacement। ठीक है, बस ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताने के लिए मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, शायद आप फील कर पाओगे उसको। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम कहेंगे कि एक वेव है y1 जो है सपोज a sin ओमेगा t प्लस kx, दूसरा वेव है y2 इज इक्वल टू से वो वेव कैसा है, दैट वेव इज समथिंग लाइक z इज इक्वल टू, पहला वाला था y, यहां पर क्या है z इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx। क्या मतलब है, बोथ ऑफ द वेव्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, हैविंग सेम फेज, फेज में भी अंतर नहीं है, दोनों का सेम फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि सेम मीडियम में जा रहे हैं तो दोनों का k भी बराबर है। लेकिन पहला वेव की केस में वेव तो जा रहा है इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस बट पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग अलोंग y एक्सिस, जबकि दूसरे वेव की केस में द वेव इज प्रोपेगेटिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस बट द पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग अलोंग z एक्सिस। दोनों सेम फेज में है, दोनों सेम फेज में कब कहेंगे, मान लो कि ये कोई एक वेव हुआ और चलो मान लेते हैं कि ये कोई एक दूसरा वेव हुआ, ये अगर ये वेव पहला वाला वेव जब मैक्सिमम हो रहा है तब ये मैक्सिमम हो रहा है, जब ये मिनिमम हो रहा है तब ये मिनिमम हो रहा है, फिर से ये जब जीरो हुआ तब ये जीरो हुआ, मतलब हम कहेंगे दोनों एक साथ डांस कर रहे हैं, दे आर इन सेम ट्यून, यू से दे आर इन सेम फेज। अगर दूसरा वाला वेव कुछ थोड़ा सा ऐसा हो गया होता तो चीजें कुछ बदल गया होता, लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से दोनों सेम फेज में है। हमें पता करना है कि जो रिजल्टेंट वेव होगा वो क्या होगा, व्हाट विल बी एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। तो अगर हमें एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव निकालना है भैया, अब थोड़ा सोचो ये दोनों वेव को किसी एक स्ट्रिंग में मैं भेज रहा हूं, मान लो कि यहाँ पर एक नेल है, यहाँ पर एक थ्रेड बंधा हुआ है, दिस इज व्हाट इज ए थ्रेड, ये थ्रेड ऐसे बंधा हुआ है। मैं चाहता हूं कि कोई वेव इधर भागे इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस और पार्टिकल्स y डायरेक्शन में ऑसिलेट करे। चलो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है,
मैं क्या करता हूं, यहां पर इसको एक बार ऐसे मार देता हूं, तो ऐसे ऐसे करते करते वेव इधर आएगा. The particles are all oscillating along y axis and the wave is going in the negative direction of x axis. मैं चाहता हूं कि दूसरा वाला वेव भी जाए, मतलब ये वेव इधर ही आएगा बट पार्टिकल्स z एक्सिस में ऑसिलेट करेंगे, तो फिर मैं इसको ऐसे एक बार मार दूंगा तो पार्टिकल्स ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हुए आएंगे. और ये वाला वेव के चलते जब पार्टिकल अपना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में है, ऐसे ऐसे करके आ रहा है, दूसरे वाले पार्टिकल के चलते, दूसरा वाला वेव के चलते पार्टिकल ऐसा ऐसा करके आ रहा होगा, इधर का मैक्सिमम ऐसे करके, है नहीं, अलोंग जेड एक्सिस मैक्सिमम जाएगा. सोचो जब कोई पार्टिकल के पास डिस्प्लेसमेंट इधर को है वाई डायरेक्शन में ए, तब उसका जेड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए ही होगा, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर दिया है. सोचो सेम पार्टिकल पहला वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट रखता है ए इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस और दूसरे वेव के लिए रखता है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया पार्टिकल का, जेड एक्सिस में ए, वाई एक्सिस में ए, दोनों का रिजल्टेंट ए का स्क्वायर होल ओवर इज √2 है. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो आप कहोगे अगर ऐसा दो वेव किसी एक मीडियम में जा रहे हैं तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा वो कितना बनेगा, √2a. समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे इसमें, यहां पर लिखेंगे, कोई पूछेगा नहीं आपको, खाली कंसेप्ट समझाने के लिए मैं बताया, बाय सुपरपोजिशन the resultant wave has amplitude, कितना एम्पलीट्यूड, √2 टाइम्स a. समझ में आ रहा है? ये तो कितना आसान था कैलकुलेट करना, इसलिए क्योंकि दोनों सेम फेज में थे, थोड़ा आगे पीछे होते तो जब ये मैक्सिमम हुआ तब वो मैक्सिमम हुआ नहीं है, तो चीजें और भी बदल जाएंगे, बड़े टिपिकल बन जाते हैं वैल्यूज, है ना. तो ये सिंपल था, खाली मैं समझाने की कोशिश किया, दो ठो वेव अगर ऐसे मिलते हैं तो ऐसे ऐसे बातें होता है. और अगर दोनों सेम फ्रीक्वेंसी के नहीं होंगे तो अलग फ्रीक्वेंसी के होंगे, तब भी तो और भी मजेदार चीजें निकलता है. समझ में आ रहा है? यहाँ पर दोनों का फ्रीक्वेंसी बराबर था, फेज बराबर था, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये वेव दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, मान लो दोनों वेव उल्टे डायरेक्शन में जाते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तब क्या होगा, और क्या पढ़ेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं है तब क्या होगा. जब फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं है जो फेनोमेनन बनता है उसको कहते हैं बीट्स, उसको पढ़ेंगे. और जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं और मिलते हैं तो उसको कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स. ऐसे करके ढेर सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं. और अगर फेज बराबर नहीं है तो और भी खतरनाक चीजें निकल के आते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, जो कि बड़ा सा एक आर्टिकल है, क्लास 12 में हम लोग पढ़ते हैं उसको, वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस करके एक बड़ा सा चैप्टर पढ़ते हैं. चलिए आपको ये चीजें समझ में आया. तो आज हम लोग देखते हैं पहला सुपरपोजिशन ऑफ वेव के चलते पहला आर्टिकल, स्टैंडिंग वेव्स. एंट्रेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वेव मोशन पे कोई क्वेश्चन आता है तो या तो स्टैंडिंग वेव पे आता है या फिर वो इको ये सब के ऊपर आता है, खत्म कहानी, और इधर उधर की चीजें नहीं आता. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करना. क्या है वो स्टैंडिंग वेव, बेटा थोड़ा दरवाजा बंद कर दोगे, कोई भूखमरी गाना गा रहा है उधर से चिल्ला चिल्ला के, वो एनआईटी वाले ऐसे ही करते हैं. कैसे करते हैं, कैसे पास करते हैं भगवान जाने. समझ में आ रहा है? एक सेमिस्टर में होता है 6 पेपर, 6 पेपर्स. एक सेमिस्टर का लेंथ होता है 6 मंथ्स, और पहला का 15 दिन, आखिरी का 15 दिन अगले सेमिस्टर के टेस्ट के लिए चला गया, बच गया कितना, 5 महीना. नहीं, 5 महीने में उनका वो जो गाना वाना बजा रहे हैं, अभी जो फेटे उटे कर रहे हैं वो सब मस्ती में गया, और 1 महीना नॉर्मल छुट्टी रहता है, रह गया कितना, 4 महीना क्लासेस वैसे एब्सेंट रहते हैं. 4 महीने में 6 पेपर पढ़ना है, और सारे इंजीनियरिंग के पेपर, जिसको पढ़ने से वो इंजीनियर बनेंगे. इतने मोटे मोटे बुक्स होते हैं. इज इट पॉसिबल? आप लोग एक फिजिक्स बुक को पढ़ रहे हो साल भर, उतने ही मोटे मोटे 6 बुक को पढ़ेंगे 4 महीने में. कोई इंजीनियरिंग का बंदा नहीं होगा जो इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद बोल देगा सारा पेपर का नाम, पढ़ाई तो छोड़ो, मारा गोली. समझ रहे हो? यही हमारा एजुकेशन सिस्टम. गाली सुन के बंद कर दिया, देखो गाना बजा रहे थे. चलो ठीक. हाँ, तो कहाँ थे हम लोग, स्टैंडिंग वेव्स. अब ये स्टैंडिंग वेव को स्टैंडिंग वेव क्यों बोलते हैं, क्योंकि खड़ा रहता है. अच्छा, खड़ा रहता है. तो अभी तक जो पढ़ रहे थे वो क्या था, इट वॉज प्लेन प्रोग्रेसिव वेव. प्लेन प्रोग्रेसिव वेव मीन्स ऑल पार्टिकल्स वेर ऑसिलेटिंग इन ए कॉमन प्लेन, प्रोग्रेसिव, आगे जा रहा था. ये वेव आगे पीछे की नहीं जाता, एक ही जगह रहता, चलता नहीं.
क्या है समझाते हैं इसको। सपोज आप कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, किसी एक रस्सी को ऐसे किसी एक वाल के साथ बांध दो, नाउ पकड़ के दूसरे एंड को सुइटेबल फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करवाने की कोशिश करो। कोई भी फ्रीक्वेंसी में करने से नहीं होगा, थोड़ा ट्राई करो, ऐसे ऐसे करके ट्राई करो, कभी ऐसे ऐसे करके ट्राई करो, नॉट दैट कि आई एम चेंजिंग द एम्पलीट्यूड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एम्पलीट्यूड, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी। गो ऑन चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। आप लोग देखोगे ये क्या हुआ, ये जो ऑसिलेट कर रहा है ये वेव, ये रोप का साइज कुछ इस शेप में आएगा। फिर जब आप इसको खींच के नीचे लाओगे तो पता चला इसका शेप कुछ इस शेप में आएगा। और अगर आप कंटिन्यूअसली ऐसे ऑसिलेट कर रहे होगे तो आप देखोगे पूरा रस्सी ऊपर नीचे से हो रहा है, सिवाय दिस पॉइंट इज नॉट मूविंग। When a point is not moving, wave cannot pass through because the wave propagates by vibrations of particles of the medium. ये वाला पॉइंट तो मूव नहीं कर सकता, बंधा हुआ है। आप देखोगे रस्सी भी ऐसे ऐसे हो रहा है, ये वाला हिस्सा मूव नहीं कर रहा है। अगर ये नहीं मूव कर रहा है, ये नहीं मूव कर रहा है, मतलब इसके अंदर जो एनर्जी है वो किधर भी नहीं जा रहा है, ना उधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। तो इसको कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स। समझ में आया? अगर मैं इस वाला पॉइंट को कस के पकड़ लेता हूं और इधर से शेक करना, ऑसिलेट करना बंद कर देता हूं, उसके बाद भी देखोगे ये ऑसिलेट कर रहा है, क्योंकि इनके पास जो एनर्जी है वो किधर नहीं जा रहा है। एनर्जी खत्म होगा तभी ना बंद होंगे वो। समझ में आया? ये ऐसा वेव को कहते हैं स्टैंडिंग वेव। फिजिकली समझने की कोशिश करोगे तो चीजें आपको आसान लगेगा। कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो सारा चीज अभी हम लोग देखेंगे। स्टैंडिंग वेव का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका डेफिनेशन। कब होता है, कब स्टैंडिंग वेव होता है, क्या लिखेंगे? टू वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी propagating or moving, propagating in opposite directions। डेफिनेशन सबसे ज्यादा हमारे एंट्रांस में आया है, opposite directions। superimpose a standing wave is formed, समझ में? कब होता है? जब दो वेव दोनों का एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी बराबर है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो स्टैंडिंग वेव होगा। तो हमने जब ये रस्सी को ऑसिलेट करवाया, स्टैंडिंग वेव क्यों हुआ? क्योंकि बाय ऑसिलेटिंग द रोप आई सेंट ए वेव इन दिस डायरेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन द वेव वाज आल्सो रिटर्निंग। मैं कंटिन्यूअसली वेव भेज रहा हूं, वो वेव वहां से रिटर्न करके आ रहा है, तो वेव मिले तो स्टैंडिंग वेव बना। समझ में आया? जैसे कोई सीटी बजाते हो या पेन का कैप को लेके बजाते हो, तो जब फूक मारते हो एक साउंड बनाते हो तो अंदर छोड़ते हो, अंदर से एक आवाज अंदर बाहर आ रहा है, रिफ्लेक्ट करके दोनों मिलते हैं तो उसके अंदर स्टैंडिंग वेव बनता है। देखेंगे यूजेस के बारे में। तो स्टैंडिंग वेव कब होता है? when two waves of equal amplitude and frequency propagating in opposite direction। ध्यान रखना, propagating in opposite direction, superimpose। जब ये opposite direction में जाते हुए superimpose होंगे तभी स्टैंडिंग वेव बनेगा। और दोनों का एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी बराबर होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी तो बराबर होना ही होना है, अगर एम्पलीट्यूड थोड़ा बहुत अंतर रह भी जाएगा तब भी स्टैंडिंग वेव होता है। बट देन वी डिफाइन ए टर्म कॉल्ड स्टैंडिंग वेव रेशियो। नहीं है तुम्हारे कोर्स में, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि एम्पलीट्यूड बराबर है। अगर एम्पलीट्यूड में थोड़ा बहुत अंतर भी है तब भी स्टैंडिंग वेव बनता है, लेकिन वो डीके हो जाता है, धीरे धीरे डीके हो जाता है। अच्छा ठीक है, लेट दी कंपोनेंट वेव्स, मतलब जो वेव मिले और स्टैंडिंग वेव बना, लेट दी कंपोनेंट वेव्स बी, दो ठो वेव लेते हैं। मान लो मैं एक एफ वेव लिया, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, इसके साथ कोई दूसरा वेव मिलेगा तो स्टैंडिंग वेव बनाएगा। बस यही एंट्रांस की क्वेश्चन है। राइट द अदर वेव व्हिच व्हेन सुपरइम्पोज्ड ऑन दिस फॉर्म्स ए स्टैंडिंग वेव। दूसरा वेव कौन सा है बताओ जो इसके साथ मिलने से स्टैंडिंग वेव बनाएगा? दूसरा वेव कौन है? सेम एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी प्रोपागेटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब दूसरा वेव कैसा होना चाहिए? y2 इज इक्वल टू सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी प्रोपागेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सो माइनस के एक्स।
ये हो गया एंट्रांस का एक क्वेश्चन। एक वेव दिया रहेगा, बताओ दूसरा वेव जो इसके साथ मिलने से स्टैंडिंग वेव बनाएगा, माइनस के एक्स कर दो, काम खत्म। ठीक है, सो लेट, इनको कहते हैं कंपोनेंट वेव्स। ये दोनों वेव मिलेंगे तो स्टैंडिंग वेव बनेगा। ठीक है, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको मिलेगा जो रिजल्टेंट वेव बनेगा वो क्या है, y1 प्लस y2। दोनों वेव को जोड़ो, नहीं अच्छा, दोनों वेव को जोड़ो, थोड़ा सोचो और देखो और बताओ। यहाँ पे a sin ओमेगा t प्लस के एक्स, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, इसमें से a कॉमन चले जाएगा, अंदर रहेगा sin ओमेगा t प्लस के एक्स प्लस sin ओमेगा t माइनस के एक्स। क्या मेरे मैथमेटिशियन बच्चे बता सकते हैं क्या है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b? क्या होता है? 2 sin a cos b, 2 sin a cos b होता है। तो ये बन जाएगा 2 आ गया बाहर, पहले से a था, अब बन गया sin a cos b और cos kx sin ओमेगा t। ये बन गया रिजल्टेंट वेव। समझ में आ रहा है? जो रिजल्टेंट वेव बन गया, दैट इज समथिंग लुकिंग डिफरेंटली। नाउ हमारा प्लेन प्रोग्रेसिव वेव वाला फॉर्मूला नहीं ले रहा है, कुछ नया फॉर्मूला आया, sin kx cos kx sin ओमेगा t, ऐसा फॉर्म में आया। समझ में आया? तो when these two waves are meeting, they are forming a wave whose equation is given by 2a cos kx sin ओमेगा t। थोड़ा इसको समझते हैं कि क्या है इसका मतलब। ओवरऑली जो वेव का इक्वेशन है y इज इक्वल टू समथिंग, उसमें y क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। तो हम देख रहे हैं कि जो वेव जा रहा है अलग अलग डिस्प्लेसमेंट में, सपोज हम कहेंगे x इज इक्वल टू 2 मीटर पे जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ड्यूरेशन क्या है, तो x की जगह 2 डाल दो तो मिलेगा 2a cos 2k sin ओमेगा t। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और उस पार्टिकल का मोशन को थोड़ा ध्यान दो तो ये पूरा चीज कुछ वैल्यू कहेगा जिसको हम कहेंगे as, एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टैंडिंग वेव। x का एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ as निकलेगा, x का वैल्यू बदल जाओगे तो फिर देखोगे as का वैल्यू बदल गया। as क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव sin ओमेगा t, ऐसा करके आया। तो as क्या हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव। अलग अलग पार्टिकल के लिए as अलग अलग होगा। तो मान लो कि x इज इक्वल टू 3 मीटर पे जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप निकालेंगे तो मिलेगा 2a cos 3k sin ओमेगा t। और इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो क्या मिल रहा है, 2a cos 3k, मतलब ये कांस्टेंट है, पूरा का चीज निकाला जाए 2a cos 3k का वैल्यू कुछ 10 होगा, 15 होगा, 5 होगा, कुछ होगा, एक वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू हुआ sin ओमेगा t। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप कैसे निकल रहा है, समथिंग a sin ओमेगा t। ये किसका इक्वेशन होता है, SHM का। That means each particle is executing SHM of same frequency, है कि नहीं? जबकि सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है क्योंकि अलग अलग पार्टिकल के लिए x अलग अलग होगा, x अलग अलग होगा तो सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ये जो चीजें समझ में आया, ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव। थोड़ा इसको ढंग से लिखते हैं, as क्या हो गया, amplitude of standing wave। थोड़ा ध्यान से अगर देखा जाए कि मैं यहां से कोई रोप को ऑसिलेट करवाया और पता चला कि ऐसे ऐसे करके वेव गया, रिफ्लेक्ट गया, आया और ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। यहां से x डिस्टेंस में जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड क्या है। आपको ये वाला पार्टिकल जो है, सोचो ये रस्सी कभी इस पोजीशन में है तो कभी ये वाला पोजीशन में है, कभी रस्सी इस पोजीशन में है तो कभी इस पोजीशन में। ये नहीं हो सकता कि ये एक पोजीशन होगा रोप का, ये तो नहीं हो सकता। रस्सी या तो इस पोजीशन में या फिर ये वाले पोजीशन में, है कि नहीं? इसका मतलब ये जो पार्टिकल है ये ऐसे जाके ऐसे आके यहां तक ऑसिलेट कर रहा है, इतना एम्पलीट्यूड में ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है।
ये वाला जो पार्टिकल है वो यहां से जाता है ऊपर, फिर आता है नीचे। हर एक पार्टिकल का अलग अलग एम्पलीट्यूड है कि नहीं? ये वाला पार्टिकल तो ऑसिलेट कर ही नहीं रहा है, वो अपनी जगह बैठा हुआ है। Are you getting? So you find the different particles are having different amplitude of oscillation. And what is the amplitude of a particle which is at a distance x from the starting point? You say it is 2a cos kx. समझ में आया क्या? ठीक। जो चीज हमें समझ में आया उसको थोड़ा लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। फैक्ट्स जो हमारे सामने आ रहे हैं पॉइंट नंबर 3 में। पहला हुआ, each particle in medium executes SHM of same frequency but different amplitude। हर एक पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, एम्पलीट्यूड अलग अलग रहता है, और हर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं। पॉइंट नंबर, एम्पलीट्यूड ऑफ ए पार्टिकल एट ए डिस्टेंस, amplitude of a particle at a distance x from starting point is 2a cos kx। हर एक पार्टिकल के लिए x अलग अलग है, सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है। ये भी बात समझ में आ रहा है नहीं? अच्छा, तीसरा, आप देख रहे हो कि हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। और अगर मैं आपको यहां पर दो पार्टिकल का नाम देता हूं, ये एक पार्टिकल है ए, ये एक पार्टिकल है बी, ये एक पार्टिकल है सी, यहां पर क्लोजली वॉल के पास जो पार्टिकल है वो है सी। क्या बता सकते हो ये तीनों में से किसका एम्पलीट्यूड सबसे कम है? सी तो ऑसिलेट ही नहीं कर रहा है। एम्पलीट्यूड क्या था? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। सी तो फिक्स है अपनी जगह, सी का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन 0 है। अच्छा, ए और बी में से एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन किसका ज्यादा है? बी का सबसे ज्यादा है। ए का तो यहां तक जाता है वापस आ जाता है, बी पूरा ऊपर तक जाता है वापस आ जाता है कि नहीं? अच्छा, कोई भी एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड होता है 2a cos kx। ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? जब cos kx हो जाएगा 1, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है? 2a। मतलब ये जो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड जो सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है वो कितना है? 2a है। समझ में आ रहा है? ये एम्पलीट्यूड कितना है? 2a। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको और भी डिटेल्स में देखेंगे। बीट सी, द पार्टिकल्स which do not vibrate, जो वाइब्रेट ही नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब एम्पलीट्यूड हो गया 0, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव हो गया 0, आर कॉल्ड, उनको क्या कहते हैं? नोड्स। समझ में आ रहा है? नोड किसको कहते हैं? वो पार्टिकल्स जो वाइब्रेट कर नहीं रहे हैं, मतलब उनका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन 0 है। क्या आप ये फिगर को रेफर करके बता सकते हो ये फिगर में आपको कितने टू नोड दिख रहे हैं? यहां पर भी स्टैंडिंग वेव बन रहा है। हाउ मेनी नोड्स आर सीन? ये पार्टिकल वाइब्रेट नहीं कर रहा है, अपनी जगह बैठा हुआ है, और ये भी तो नोड है। सो देयर आर 2 नोड्स। द पार्टिकल्स व्हिच आर नॉट वाइब्रेटिंग एट ऑल, whose amplitude of oscillation is 0 is called a node। तो नोड हो गया कौन सा पॉइंट? जो मूव नहीं कर रहा है। समझ में आया? ये रस्सी ऊपर नीचे हो रहा है, कभी रस्सी ये शेप में रहा तो कभी ये शेप में रहा, और ये पार्टिकल तो हरदम अपनी जगह रहा। इसको कहते हैं नोड। समझ में आया? अच्छा, तो हमें समझ में आया कि अगर किसी एक
रोप के सहारे मैं किसी में एक स्टैंडिंग वेव बना रहा हूं और सपोज वो स्टैंडिंग वेव दिखने में कुछ इस किस्म का है, सपोज मैं इसे बना रहा हूं, तो ये जो स्टैंडिंग वेव आपको अभी दिख रहा है, क्या बता सकते हो ये स्टैंडिंग वेव में हाउ मेनी नोड्स आर सीन, कितने तो नोड दिख रहा है? 3 नोड्स दिख रहे हैं। तो क्लियरली समझ में आया, सब नोड्स है। These points are not vibrating, these points are not vibrating, these points are not vibrating. Either this rope is in this position or this rope is in this position. वो ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं? अच्छा, तो नोड किसको कहते हैं? उन पार्टिकल्स को जो वाइब्रेट नहीं करते। ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। अच्छा, ठीक है। At the node, you see, जो एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव क्या है? 0 है। लेकिन ये क्या होता था? 2a cos kx, वो होता था 0, होता था कि नहीं? एम्पलीट्यूड होता था 2a cos kx। यहाँ से x डिस्टेंस में कोई पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना है? 2a cos kx। कोई पूछेगा बताओ ये पार्टिकल तो भी ऑसिलेट कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड कितना है? मतलब ये कितना मैक्सिमम दूर तक जाता है? आप कहोगे इतना मैक्सिमम दूर तक जाता है। ये कितना है? तो आप कहोगे यहाँ से पहले देख लोगे कि ये x कितना है, फिर वैल्यू डाल दोगे 2a cos kx, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दैट पार्टिकल। समझ में आया? अच्छा, तो नोड वाले जो पार्टिकल है उनका एम्पलीट्यूड 0 है। कब होगा? जब cos kx होगा, और हम कहेंगे कि जब kx का वैल्यू क्या हो जाएगा? इट इज π/2। खाली π/2 होने से होगा क्या? 3π/2, 5π/2 नहीं, तो हम कहेंगे when the value of kx is 2n plus 1 into π/2, जबकि n का वैल्यू क्या है? 0, 1, 2, 3, cos और π/2 0 होता है। n का वैल्यू 0 ले लो तो मिल गया cos π/2, तो हो गया 0 हो जाएगा। n का वैल्यू 1 ले लो 3π/2, वो भी 0 है कि नहीं? अच्छा, इसका साथ साथ हमें यह भी मालूम है कि जो हमारा k था इसका वैल्यू हमें मालूम था, इट वाज रिलेटेड टू द वेवलेंथ बाय द रिलेशन 2π/λ that into x is equal to 2n plus 1 into π/2। अब इधर वाला पाई इधर वाला पाई को खा गया, x का वैल्यू क्या मिला? 2n plus 1 into λ/4। 2 कैसे भाई? यहाँ पर एक 2 था, यहाँ पर एक 2 आया, λ/4। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से ये सारे डिस्टेंस में नोड्स बनेंगे। ये सारे डिस्टेंस में मतलब n का वैल्यू 0 ले लो, एक मिलेगा, n का वैल्यू 1 ले लो, दूसरा मिलेगा, n का वैल्यू 1 ले लो, 0 ले लो, क्या मिलेगा वैल्यू बताओ तो? n का वैल्यू 0 ले लो, λ/4। x इक्वल टू λ/4 में एक नोड बनने वाला है। n के जगह 1 ले लो, इट इज कमिंग 3λ/4, 5λ/4। तो ये सारा डिस्टेंस में आपको नोड्स मिलेंगे। चलिए थोड़ा देखते हैं, जो पढ़ रहे हैं जो देख रहे हैं वो दोनों मैच कर रहे हैं क्या? देखो भाई, ये वेव यहां से गया, ऐसे आया, यहां तक बना तो बनता है एक वेवलेंथ, है कि नहीं? ये लैम्ब्डा है कि नहीं? यहां से यहां तक एक वेवलेंथ बनेगा कि नहीं? तो यहां तक बनेगा λ/2 और यहां तक बनेगा λ/4। तो देखो यहां से λ/4 में एक नोड बना है, ये λ/4 है, ये कितना है? λ/2। वेवलेंथ का आधा, λ/2 इज सेम एज 2λ/4, ये 2λ/4, ये λ/4, तो ये डिस्टेंस कितना है? 3λ/4। हमारा वही तो निकल रहा है 5λ/4। सो इट ऑल दीस डिस्टेंसेस नोड्स विल बी फॉर्म्ड। क्या बात पकड़ में आ रहा है? सो इट ऑल दीस डिस्टेंसेस यू फाइंड नोड्स आर फॉर्म्ड। तो नोड्स कहां पर होते हैं? इट डिस्टेंसेस ऑफ λ/4, 3λ/4, 5λ/4 एंड सो ऑन। ठीक है, नोड्स होते हैं ये सब जगह पे। यहां पे और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, बिट नंबर 1, बिट नंबर सी का बिट नंबर 1, एज पार्टिकल्स एट nodes do not vibrate, the wave cannot pass through them,
hence the energy between two consecutive nodes remain constrained, उसी के बीच में बंधा हुआ रह जाता है between two nodes। और क्योंकि वेव मूव नहीं कर पाता है तो हम ये वेव को क्या कहते हैं? So the wave is called a stationary wave और स्टैंडिंग वेव। ये स्कूल वाले कभी कभार पूछ लेते हैं व्हाई ये स्टैंडिंग वेव इज कॉल्ड ए स्टैंडिंग वेव। आप बोलोगे क्योंकि इट इज ऑलवेज स्टैंडिंग। नो, स्टैंडिंग वेव को स्टैंडिंग वेव क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज नोड्स आर अकरिंग इन द मीडियम। तो और स्टैंडिंग वेव इन ए मीडियम, स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ नोड्स। समझ में आया? तो स्टैंडिंग वेव का नाम ऐसे क्यों पड़ा, समझ में आ गया? ओ लड़की, मुंह से हाथ निकालो, सीधे बैठो। बीट नंबर 2, नोड्स के बारे में और एक चीज क्या देखे हम लोग? देखो तो हम देखे कि ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये दो कंसेक्यूटिव नोड है। दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच में डिस्टेंस क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स? एक लैम्डा बाई 4 में बना, यहां से लैम्डा बाई 4 में, दूसरा यहां से 3 लैम्डा बाई 4 में, और तीसरा 5 लैम्डा बाई 4 में। कोई भी दो आसपास की नोड के बीच में गैप कितना है? ये एक एंट्रेंस का क्वेश्चन है। वो दे देंगे कंपोनेंट, आपको वेव्स दे देंगे, पूछेंगे बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स। तो उसमें जो कंपोनेंट्स दिया गया था उसमें के वाला टर्म था, वही वाला के वाला टर्म तो आया है, और के से आपको लैम्डा निकालना है। और आपको याद रखना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स इज दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस। कितना होता है? लैम्डा बाई 2। 2 लैम्डा बाई 4 इज सेम एज लैम्डा बाई 2, है ना? तो ये चीज हमें याद रखना है, हमें ये चीज याद रखना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स इज लैम्डा बाई 2। डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive nodes is lambda by 2। दो अड़ोस पड़ोस की नोड के बीच में डिस्टेंस इज लैम्डा बाई 2। ठीक है, लैम्डा बाई 2 है। तीसरा, किसी दो नोड के बीच में जो पार्टिकल है, थोड़ा उनको ध्यान से देखो। ये वाला पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये वाला पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। हर एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं सेम फ्रीक्वेंसी में बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड में। और जब ये वाला पार्टिकल आके यहां पर पहुंचा तब रस्सी तो इसी शेप में था, तो ये वाला पार्टिकल भी यहां पर आके पहुंचा। जब ये वाला पार्टिकल यहां से वापस आया तब तक ये भी वापस आया। मतलब सारे एक साथ ऊपर जाते हैं, एक साथ नीचे आते हैं। दे आर इन फेज। सो ऑल पार्टिकल्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स वाइब्रेट इन सेम फेज। समझ में आ रहा है? व्हेरेज द पार्टिकल्स ऑन द ईदर साइड ऑफ द नोड, ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल को देखो, जब ये ऊपर गया तब ये नीचे आया। देयर इज ए फेज डिफरेंस पाई। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे? टू पार्टिकल्स और पार्टिकल्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स, बिट नंबर 3 में लिख रहे हैं हम लोग। पार्टिकल्स बिटवीन टू consecutive nodes vibrate in same phase. The phase difference between the particles on either side of node,
either side of a node is pi। क्या क्या इंपोर्टेंट चीजें हम लोग देख रहे हैं, समझ में आ रहा ना ये बात। तो फिर से बात करते हैं, नोड्स कब होते हैं, किसको कहते हैं, जो पार्टिकल्स एकदम वाइब्रेट नहीं करते हैं उनको नोड कहते हैं। और बिकॉज ऑफ नोड्स वेव उसके अंदर से जा नहीं पाता है, तो दो नोड के बीच में जो एनर्जी था उसी में रहता है कॉन्स्टेंट होके, तो इसको हम स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव कहते हैं। नोड्स, दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, λ/2। दो नोड के बीच में जो पार्टिकल्स है वो कौन क्या फेज डिफरेंस होता है, उनके बीच में फेज डिफरेंस होता है 0। दो नोड के बीच में जो है फेज डिफरेंस 0। नोड के इधर उधर दो पार्टिकल को देखेंगे तो उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा, पाई। समझ में आया, सारा चीज समझ में आया। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर सी। क्या दिख रहे थे, पार्टिकल्स व्हिच डू नॉट वाइब्रेट आर कॉल्ड नोड्स, ये वाला चीज को हम लोग देखें। लेकिन कुछ पार्टिकल है जो बहुत जोर से वाइब्रेट कर रहे हैं। कौन कौन पार्टिकल, ये बीच वाला, ये बीच वाला और ये वाला पार्टिकल, ये भी तो जोर से वाइब्रेट कर रहा है, बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड लेके वाइब्रेट कर रहा है। जो पार्टिकल बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लेके वाइब्रेट करते हैं उनको कहते हैं एंटीनोड्स। समझ में आया, दोज पार्टिकल्स व्हिच वाइब्रेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड एंटीनोड्स। समझ में आया, तो लिखें इसको, the particles which vibrate with maximum amplitude are called एंटीनोड्स। इनको एंटीनोड्स कहा जाता है। एंटीनोड्स कब होगा, एट एंटीनोड्स यू विल से 2a cos kx का जो वैल्यू था इट इज मैक्सिमम, और 2a cos kx का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है भैया, कितना हो सकता है, इट इज सेम एज 2a, क्योंकि cos kx का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है, इट इज सेम एज 2a। मतलब जो पार्टिकल एंटीनोड में है उनका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कितना है, 2a, है ना। और जो हमारा वेव्स जा रहे थे कंपोनेंट वेव्स, उनका एम्पलीट्यूड क्या था, a sin ओमेगा t प्लस kx, दूसरा का था a sin ओमेगा t माइनस kx, उनका एम्पलीट्यूड a है, लेकिन जो अब दोनों मिले रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बन गया है 2a। समझ में आ रहा है। So at antinode the amplitude is coming out to be 2a। to decrease the space ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं थोड़ा कुछ ऐसा लिखूंगा। So एंटीनोड में कोई पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, 2a। नोड में कोई पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, 0, वो ऑसिलेट कर ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है। तो एट एंटीनोड्स अगर ये 2a हुआ, इसका मतलब cos kx का वैल्यू क्या हो जाएगा, यू कॉल इट +-1, ऊपर की तरफ रहेगा तब भी एम्पलीट्यूड कहेंगे, नीचे रहेगा तब भी एम्पलीट्यूड कहेंगे, +1 होगा तब भी होगा, -1 होगा तब भी होगा। और ये kx का वैल्यू क्या हो जाएगा भैया, kx हो जाएगा आपको हो गए n पाई, जबकि n का वैल्यू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। kx अगर 0 हो गया तो 1 हो गया तो cos पाई इज -1 एंड सो ऑन। kx का वैल्यू में से k का वैल्यू हमें मालूम है कि 2 पाई बाई लैम्बडा, इट इज n पाई, और x का वैल्यू क्या हुआ, x का वैल्यू हो गया पाई पाई को कैंसिल हो गया n लैम्बडा बाई 2। समझ में आ रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने कितने दूर पे एंटीनोड्स बनेंगे, पहला तो बनेगा n का वैल्यू 0 डालो, 0 में 1 डालो λ/2, 2 डालो it is coming out to be lambda, 3 λ/2 and so on. At all these distances antinodes will be formed. नोड्स कहां पर हो रहे थे, λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4, ये हो रहा है 0 λ/2, λ, 3 λ/2 and so on। नहीं, थोड़ा फिगर में चीजों को दोबारा देख लेते हैं, शायद हमें समझने में आसान लगेगा। लेट अस ड्रॉ ए फिगर टू सी। ये था हमारा रोप, ये था वॉल, दिस इज द रोप कनेक्टेड टू दिस,
Suppose the rope is being oscillated and you find the wave is going like this, और ये रिफ्लेक्टेड वेव आ रहा है और मान लो कि दोनों के बीच में कुछ ऐसा कहानी बन रहा है। तो अब जानते हो एंटीनोड कहां पर है, जहां पर पार्टिकल जोर से ऑसिलेट कर रहे हैं, ये है और ये वाला पार्टिकल भी सबसे ज्यादा ऑसिलेट कर रहा है। तो देखो तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर पे पहला एंटीनोड आ रहा है, ये एंटीनोड है, ये एंटीनोड है, ये एंटीनोड है, नहीं, क्योंकि ये पार्टिकल पूरा इतना दूर जाके आ रहा है। क्या आप बता सकते हो यहां से यहां तक का दूरी कितना है? 2a एम्पलीट्यूड ऑफ ए पार्टिकल एट एंटीनोड, है ना। तो ये एंटीनोड में ये डिस्टेंस 2a है। अच्छा, तो कितना दूर पे आ रहा है? x इक्वल टू 0 पे, हाँ शुरू पे का आ गया। अच्छा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा भैया, सोचो तो, पूरा चीज होता है लैम्डा, तो यहां तक हो जाएगा लैम्डा बाई 2, है कि नहीं। इट x इक्वल टू लैम्डा बाई 2 में एक एंटीनोड बना। दूसरा एंटीनोड कहां पे बना? यहां से यहां पर। ये डिस्टेंस कितना है देखो तो, ये हो गया यहां से यहां तक हो गया लैम्डा, तो लैम्डा डिस्टेंस में बना दूसरा एंटीनोड। दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग। समझ में आ रहा है? अगर ये रस्सी और भी लंबा होता तो और भी ढेर सारे एंटीनोड हमें मिल जाते। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है यार? ठीक। तो एंटीनोड पे जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करते हैं और उनका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कितना होता है? 2a, डबल ऑफ द कंपोनेंट वेव्स। जो कंपोनेंट वेव शुरू में हम लोग लिए थे उनका एम्पलीट्यूड का डबल होता है। अच्छा, और दो एंटीनोड के बीच में क्या डिस्टेंस है देखो तो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटीनोड्स? क्या कोई बताएगा? दो एंटीनोड के बीच में डिस्टेंस आपको क्या दिख रहा है? डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive एंटीनोड्स इज कितना होगा? बताओ कितना होगा? लैम्डा बाई 2। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स कितना था? ये भी लैम्डा बाई 2 था। भाई एंटीनोड से एंटीनोड का डिस्टेंस, नोड से नोड का डिस्टेंस बराबर है, दोनों लैम्डा बाई 2 है। कोई एंटीनोड से नोड का डिस्टेंस, एंटीनोड से पास वाला नोड का डिस्टेंस लैम्डा बाई 4, वही सब पूछेंगे आपको छोटे मोटे चीज, ठीक है। तो ये बन गया डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटीनोड्स इज लैम्डा बाई 2। वी हैव सीन पॉइंट नंबर डी। लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या है पॉइंट नंबर ई में, कि नोड्स एंड एंटीनोड्स occur alternately, एक नोड एक एंटीनोड ऐसे करके चलेगा, with equal spacing। मतलब अगर किसी एक रस्सी में आपने बनाया तो आप देखोगे यहां पर बन गया एंटीनोड, यहां पर बन गया एंटीनोड, यहां पर बन गया एंटीनोड, तो यहां पर आएगा नोड, यहां पर आएगा नोड, यहां पर आएगा नोड, है ना। ये तो नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो चलो मान लेते हैं कि यहां पर बन गया एंटीनोड और यहां पर बन गया नोड। नोड्स एंड एंटीनोड्स आर ऑल्टरनेटली अकरिंग, एक एंटीनोड एक नोड, एक एंटीनोड एक नोड। किसी भी दो एंटीनोड के बीच में डिस्टेंस है लैम्डा बाई 2, किसी भी दो नोड के बीच में डिस्टेंस है लैम्डा बाई 2, और किसी एक नोड और करेस्पॉन्डिंग कंसेक्यूटिव एंटीनोड उनके बीच में डिस्टेंस है लैम्डा बाई 4। बस ये सब क्वेश्चन के लिए याद रखना। क्या आपको समझ में आया? स्टैंडिंग वेव को स्टैंडिंग वेव क्यों कहते हैं, समझ में आ गया है ना? क्योंकि खड़ा रहता है, द एनर्जी कैन नॉट गो बिकॉज ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स। किसके लिए कोई प्रोग्रेस जो स्टैंडिंग वेव कहलाता है, नोड के लिए कि एंटी नोड के लिए? नोड के लिए, बिकॉज पार्टिकल्स एट नोड आर नॉट एबल टू वाइब्रेट। नोड किसको कहते हैं? जहां पर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन 0 है। एंटी नोड किसको कहते हैं? जहां पर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मैक्सिमम है, हाँ? बस ये सारे चीज के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, देख लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन,
A standing wave is given by y is equal to 20 sin 40t sin 40t cos 10x, where y is in centimeter, t in second, and x is in meter. ऐसे करके क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। चलिए इसके ऊपर किस किस किस्म की क्वेश्चन हो सकते हैं, एक ही क्वेश्चन में सारा कंसेप्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे, एंड यू विल हेल्प मी फॉर दैट। बिट नंबर 1, राइट द कंपोनेंट वेव्स। बताओ कौन तो दो वेव मिलेंगे तो ये स्टैंडिंग वेव बनेगा, ठीक है ना। तो कंपेयर करो, हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 20 साइन 40t cos 10x, और साइन जो स्टैंडिंग वेव का जो इक्वेशन है वो क्या था, इट वाज 2a साइन ओमेगा t cos kx, था कि नहीं। ऐसे अगर हम कंपेयर करेंगे तो इनमें से क्या क्या डाटा मिल जा रहा है, सब कुछ मिल रहा है, k मिल रहा है, ओमेगा मिल रहा है, a मिल रहा है। तो इससे क्या पता चला, a क्या है, a is 10, क्या लिखेंगे यूनिट, y, ये जो चीज है सेंटीमीटर, क्योंकि y का मैक्सिमम वैल्यू है और y दिया है सेंटीमीटर में, तो a is 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ओमेगा का वैल्यू कोई बताएगा, हाँ 40 रेडियन पर सेकेंड, और k का वैल्यू 10, यूनिट क्या होगा, मीटर इनवर्स, k का वैल्यू हो गया 10 मीटर इनवर्स। जो लोग अच्छे बच्चे होते हैं वो क्लास में ध्यान से सुन लेते हैं, लिखने के चक्कर में छूट ना जाए आपके हाथ से। वीडियो तो पढ़ा है, मैं अपलोड कर ही देता हूँ, नहीं शायद ही कोई टीचर होगा जो पढ़ाने के बाद अपना सारा वीडियो अपलोड करता होगा, मैं बेधड़क करता हूँ। बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़े, उसके बावजूद तुम लोग क्लास में लिखोगे और रियल कंसेप्ट को पकड़ नहीं पाओगे तो थोड़ा हो सकता है कि नुकसान में रहोगे। वीडियो तो पढ़ा देख सकते हो फ्री टाइम में कभी एक बार, है ना, थोड़ा, क्योंकि इतने सारे नए नए कंसेप्ट है ना, इसको उतारते वक्त करना ये मुश्किल हो जाएगा। यू कैन नॉट मल्टीप्लेक्स योर ब्रेन, ब्रेन 2-3 चीज एक साथ नहीं कर सकता, है ना, ये चीज है। तो कभी कभार कुछ लोग कर लेते हैं जिनका ब्रेन तगड़ा है, कुछ लोग नहीं कर पाते, है ना। दो अलग अलग किस्म की चीजें जो अलग अलग है। एक तो आपको दिख के लिखने में दिक्कत हो रहा होगा, दिख के लिख रहे हो, इधर समझने में दिक्कत हो रहा होगा। दो दिक्कतें वाली चीज को एक साथ करके दिखाओ। एक उंगली को ऐसे ऐसे करना है, दूसरा उंगली को ऐसे ऐसे करना है, दोनों को एक साथ करके दिखाओ, थोड़ा सा कम दिक्कत है। एक को ऐसे ऐसे करना है, दूसरे को ऐसे ऐसे करना है, करके दिखाओ, नहीं होगा। एक हाथ को ऐसे ऐसे करो, एक हाथ को ऐसे ऐसे करो, करो करके देखो, नहीं होगा। होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। तो ब्रेन ताकत नहीं दे पाता है उतना, किस लोगों का देता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से सब कुछ हो सकता है दुनिया में। तो इसीलिए जिनको वो तकलीफें हैं उनको लिखना नहीं चाहिए क्लास में। लेकिन हमारे पहला क्वेश्चन का आंसर तो बता दिया जाए। क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दी और व्हाट विल बी द कंपोनेंट वेव्स। पहला वेव के लिए क्या लिखेंगे, a sin ओमेगा t प्लस kx, दैट इज 10 sin 40t प्लस 10x। a ओमेगा k मिल गया ना, है कि नहीं। क्या आप दूसरा वेव बता सकते हो, 10 sin ओमेगा t minus kx when two waves of equal amplitude and frequency propagating in opposite direction superimpose, resultant wave is a standing wave। तो दोनों वेव मिल गए, समझ में आया। अच्छा,
बीट नंबर 2, फाइंड वेलोसिटी ऑफ component waves and velocity of standing wave. कंपोनेंट वेव का तो हम देख लिए कि y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx है। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था? ओमेगा बाई k। नहीं तो हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट वेव्स, velocity of component waves is equal to ओमेगा बाई k। ओमेगा का वैल्यू था 40, k का वैल्यू था 10, इट इज कमिंग आउट टू बी 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ स्टैंडिंग वेव है कोई इंटेलिजेंट जो बताएगा? सर आपने तो खुद नहीं बताया, हम कैसे बताएंगे? स्टैंडिंग वेव का वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? अरे भाई जब मैं बोल रहा हूं कि स्टैंडिंग वेव कोई खड़ा है तो उसका वेलोसिटी क्या है? जीरो, इट इज नॉट मूविंग। वेलोसिटी ऑफ स्टैंडिंग वेव इज जीरो। समझ में आया? अच्छा, बीट नंबर 2, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive nodes? दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच में डिस्टेंस क्या है बताओ? आप जानते हो लैम्बडा बाई 2, लेकिन लैम्बडा तो दिया नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा। यू नो द वैल्यू ऑफ k हियर, है ना? तो आप कहोगे k कितना था? 10 मीटर इनवर्स। तो लैम्बडा कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई k व्हिच इज नथिंग बट पाई बाई 5 मीटर। और नोड टू नोड डिस्टेंस कितना हो जाएगा? It will be lambda by 2, so it is pi by 10 मीटर। क्या बात समझ में आया? अच्छा, बीट नंबर 4, what is maximum velocity of any particle इन द मीडियम? इस मीडियम में कोई भी एक पार्टिकल का जो वेलोसिटी है उनका सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसका है? जितने सारे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं सब अलग अलग पार्टिकल वेलोसिटी में ऑसिलेट कर रहे हैं। कौन सा पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी है और कितना है? व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल इन द मीडियम? अब कौन सा पार्टिकल का सबसे वेलोसिटी ज्यादा है? ध्यान रहे कि ईच पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। सारे पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी बराबर है बट एम्पलीट्यूड अलग अलग है, क्योंकि किसी एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होता था? 2a cos kx ऐसे होता था। दिस वाज द एम्पलीट्यूड ऑफ ए पार्टिकल एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। वेल देखो ये बहुत सारे कंसेप्ट वाले चीजें हैं, मैं टकाटक बताते जा रहा हूं तो तुम लोग भी थोड़ा पकड़ने की कोशिश करना उसको। नहीं, क्योंकि मैं तो ऑलमोस्ट रिपीट नहीं कर रहा हूं। अगर मैं यही चीज को डाइल्यूट करके बताता तो शायद उतनी ही चीज को मैं पूरा क्लास ले लेता। आई एम इंटरेस्टेड कि मैं सारा चीज कवर कर लूं, क्योंकि वीडियो तो बन ही रहा है, आप चाहो तो उसको 2x स्पीड में दोबारा देख सकते हो। तो कोई एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना है तो आप बोलोगे वो पार्टिकल बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर पे है। अगर वो 10 मीटर दूरी पे है तो x की जगह 10 डाल दो और जो मिला वो हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल। हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, क्योंकि हर एक पार्टिकल के लिए x अलग अलग है। नहीं, हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग है और हर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और हर एक पार्टिकल का एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बराबर है। ईच पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड। जब कोई पार्टिकल एसएचएम करता है उसका मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है? ए ओमेगा। भूल गए क्या? इट वाज ए ओमेगा। मतलब जिस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा उसका मैक्सिमम वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा। कौन सा पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन सबसे ज्यादा है? जो एंटीनोड में, जो एंटीनोड में है उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा है तो कितना है? 2a, है ना? यस, आपको पकड़ में आ गया। तो क्या कहोगे? एज ऑल पार्टिकल्स
executing SHM of same frequency, same omega, therefore the particles at antinode have maximum velocity at mean position amplitude at antinode is equal to 2a. So पार्टिकल का वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 2a इंटू ओमेगा। ए क्या था? ए क्या था? हम लोग दिखा चुके हैं। ए क्या था? ए वाज, क्योंकि दिया गया था ये जो था 2a था 20, तो ए का वैल्यू 10 था, ठीक है, और ओमेगा का वैल्यू था 40, सो इट इज 2 इंटू 10 इंटू 40 इज इक्वल टू, इट इज कमिंग 800। क्या बताएगा यूनिट? नो 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 नो, एम्पलीट्यूड क्या था? सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। हाँ, चाहो तो आप इसको 8 मीटर पर सेकंड लिख सकते हो, क्योंकि एम्पलीट्यूड वाज 10 सेंटीमीटर, है कि नहीं? तो जब ये वेव जा रहा है, कौन सा पार्टिकल का वेलोसिटी सबसे ज्यादा है? जो एंटीनोड पे है। कितना है? 8 मीटर पर सेकंड और 800 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? चलिए आखिरी क्वेश्चन देता हूं, बीट नंबर 5। What is amplitude of oscillation of a particle midway between a node and an एंटीनोड? कोई नोड और एंटीनोड के बीचों बीच जो पार्टिकल है, बताओ उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या है? ये तो बड़ा खतरनाक कहानी बन गया भैया। देखो तो ये कुछ ऐसा है, सपोज ये ऑसिलेट कर रहा है और हम जानते हैं कि यहाँ पर आपका एक एंटीनोड है, यहाँ पर एक नोड है, इन दोनों का बीचों बीच जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, ऐसे पूछा है। या फिर आपको कि ये एंटीनोड है, ये नोड है, इस ये बीच में जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कितना है, ऐसे करके पूछा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये एंटीनोड है, ये नोड है, ये फिर से एंटीनोड है। कोई भी एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना होता है? कोई भी पार्टिकल जो यहां से x डिस्टेंस में है उसका एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या था? 2a cos के x, नहीं? तो ये वाला पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना होगा? लेकिन पहले पता तो करें कि यहां से कितने दूर पे है। देखो भाई, यहां से ये डिस्टेंस हमें पता करना है, ये हो गया x मिल जाएगा तो मुझे एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? लैम्डा बाई 4, क्योंकि यहां से यहां तक होता है, यहां से यहां तक होता है लैम्डा बाई 2, तो यहां से यहां तक हुआ लैम्डा बाई 4। इन दोनों का बीचों बीच मतलब लैम्डा बाई 8। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? फॉर ए और एज distance between a node and an antinode is lambda by 2, lambda by 4, sorry, lambda by 4. Therefore, for a particle midway between them, x क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई 8, लैम्डा बाई 4 का आधा।
So amplitude of the standing wave is 2a cos kx. सब कुछ मालूम है। 2a का वैल्यू था 2a का वैल्यू था 10 cos, तो cos है। k का वैल्यू था शायद कितना था रे? k का वैल्यू 10 था, k भी तो था 10, और लैम्बडा का वैल्यू क्या था हम लोग निकाले थे? इट वाज पाई बाई 2 पाई बाई k होता है ना लैम्बडा का वैल्यू। लैम्बडा कितना है? 2 पाई बाई k, k का वैल्यू था 10 तो पाई बाई 5 था, सो इट इज पाई बाई 5। थोड़ा लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ करे, सजा के लिखते हैं इसको। ये तो निकल भाई, हाँ ये गया cos k x। x क्या हो गया? x की जगह क्या डालेंगे? लैम्बडा बाई 8, सो ये हो गया पाई बाई 5 इंटू 8। क्या बात समझ में आ रहा है? ये हो गया क्या? लैम्बडा बाई 8, पाई बाई 5 हो गया लैम्बडा बाई 8, और ये हो गया k, ये हो गया x का वैल्यू kx। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या दिख रहा है? ये तो हो गया 20, और ये क्या आ गया? cos, ये हो गया 5 हो गया 2, 2 हो गया 4, पाई बाई 4। देखो तो आ रहा है नहीं आ रहा है? cos पाई बाई 4। अब ये cos पाई बाई 4 का वैल्यू कितना है? cos पाई बाई 4 इज 1 by root 2, so it is 20 by root 2, यूनिट होगा सेंटीमीटर। सो जो पार्टिकल यहां से नोड और एंटी नोड के बीच में है उसका एम्पलीट्यूड कितना है? 20 by root 2 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो यहां पे खत्म होता है हमारा क्या कहानी? स्टैंडिंग वेव वाला। बस यही न्यूमेरिकल करना है, यही जो भी पूछेंगे यही सब पूछेंगे। स्टैंडिंग वेव दिया रहेगा, कंपोनेंट वेव निकालो, या फिर एक कंपोनेंट वेव दिया रहेगा दूसरा कंपोनेंट वेव निकालो, या फिर ये सारी चीजें निकालो। ठीक है? ज्यादातर क्या पूछते हैं बताओ? व्हाट इज द एम्पलीट्यूड एट द एंटीनोड, व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम दैट इज 2a ओमेगा, ये सब चीजें ज्यादातर पूछते हैं। ठीक है? बाकी और कुछ चीजें पूछ सकते हैं, इसलिए मैं डर के मारे आपको कुछ चीजें बता दिया। ऐसा ना हो जाए कि कोई क्वेश्चन आया और मिस करके आ गए। तो सारा चीज आपको समझ में तो आया होगा, लेकिन याद कुछ नहीं रहा होगा। यू मस्ट वॉच इट अगेन एंड अगेन। ठीक है? फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।